हेलो नमस्कार दोस्तों। आज ही कहानी का नाम है दखल अंदाजी। अरे अम्मा, तुम्हारी बहू क्या सीखी है? ये कुछ नहीं सीखी है या नहीं, बस शादी के लायक हुई। माँ बाप ने शादी करके भेज दिया, दूसरे के पल्ले बांध दिए। अपना बवाल बचाओ। चाय में इतनी चीनी, ऐसे तो चाय 1 महीने पी लो तो शुगर के मरीज हो जाओगे। बैठे बिठाई चाय पीते ही नेहा अपनी माँ से कहने लगी। माँ बेटी दोनों ही हॉल में बैठकर चाय पिए जा रही थी और बेचारी सुजाता कब से किचन में लगी पड़ी थी। नेहा जब भी बच्चों की 1-2 दिन की छुट्टियां होती तो तुरंत ही मायके चली आती। मायके क्या मतलब, पास में ही घर था, बस 15 मिनट की दूरी पर। इसलिए जब भी नेहा का मन करता वो माँ से मिलने आ जाती, लेकिन आते ही बेचारी सुजाता का जीना हराम कर देती। उसके हर काम में इतनी कमियां निकालती कि सुजाता अब तो भगवान से मानने लगी कि भगवान कोई तो ऐसा छुट्टी का दिन रहे जिसमें कि वो यहाँ आए ना और मैं चैन से रह लूँ। लेकिन ये चैन शायद सुजाता के लिए बना ही नहीं था। और वैसे भी आज शनिवार है। शनिवार को बच्चे स्कूल से जल्दी आ जाते हैं। बस ऐसा लगता है जैसे नेहा बच्चों का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही बच्चे स्कूल से आते वे तुरंत एक थैला उठाती और मायके चल लेती है। अगले दिन संडे की छुट्टी, आराम से संडे की रात खा पी कर जाती है। ये लगभग हर हफ्ते का ही काम हो गया था। शायद ही महीने का कोई संडे बचे जो नेहा अपने ससुराल में गुजार खेरे। नेहा तो अब आ चुकी थी और आते ही अब उसकी फरमाइश भी शुरू हो गई। आज उसे खाने में छोले भटूरे खाने थे। आते ही उसने फरमाइश कर दी। अब इतनी जल्दी छोले भटूरे की तैयारी भी कैसे करें? सुजाता ने कहा, दीदी इतनी जल्दी से छोले भटूरे की तैयारी कैसे कर लूँगी? आपने अगर सुबह ही बताया होता तो मैं सारी व्यवस्था कर देती। अब तो कल ही बन पाएगा। हाय रे, इसकी ज़बान तो देखो कैसे जवाब दे रही है। माँ, तुम्हें पता है मेरे यहाँ तो अगर मेरी सास या नंद किसी के मुंह से निकल गया कि यह चीज़ खानी है मतलब खानी है, अब वे तुम चाहे जैसे मन वैसे बनाओ। और यहाँ देखो, जुम्मा आए 4 दिन हुए हैं और कैसे हैं, चटर चटर जबान चलने लगी है। बनेंगे, सुबह दूंगी। बताओ, मेरी तो ससुराल में हिम्मत नहीं होती कि मैं सास नंद से बोलूं कि यह चीज़ मैं सुबह बना लूँगी। उनके मुंह से निकल गया, मुझे बनाना ही है। लेकिन दीदी, बना तो मैं भी दूंगी, लेकिन उसकी तैयारी भी तो पहले से ही करनी पड़ती है ना। अब कैसे करूँगी? चना भी भीगा हुआ नहीं है। अरे तो इसमें कौन सी बात है? इतनी भी अक्ल नहीं है? इतना भी सीख कर नहीं आई हो? तुम्हारे घर में कभी छोले भटूरे नहीं बने हैं कि? अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो चना को थोड़ा सा सोडा डालकर उबाल लो, 2-3 सीटी मारेगी, चना उबल जाएगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बहाने चाहिए। वही तो सीख कर आई हूँ मायके से। यही सीखा है तुम्हारी माँ ने कि ससुराल में जाकर ऐसे जवाब देना। नए हर छोटी बड़ी बात पर सीधे सुजाता को ताने देते हुए उसकी माँ के पास ही पहुंचती थी। बार बार हर छोटी छोटी बातों पर वही उसकी माँ को घसीटती। ज़रूरत तुम्हारी माँ ने यही सीखा है, तुम्हारी माँ ने यही सीखा है। सुजाता वैसे तो सब कुछ बर्दाश्त करती, लेकिन जैसे ही नेहा उसे उसकी माँ को कुछ कहती, सुजाता तड़प कर रह जाती। सुजाता ही क्या, कोई भी लड़की ऐसा नहीं होगी जो अपनी माँ के लिए ताने सुने। नेहा की बात सुन सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते। वे सीधे अपने कमरे में चली जाती है। राजीव कमरे में बैठे लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहे थे। सुजाता उसके पास जाकर रहती है। राजीव, आप अपनी बहन को समझा दो। हर छोटी छोटी बातों पर मेरी माँ को बीच में न घसीटे करें। माँ है वो मेरी, कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो जब जी चाहता है उन्हें उल्टा सीधा बोल देते हैं। अरे सुजाता, तुम क्यों परेशान हो रही हो? उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। वो ऐसी ही है, बचपन से ही नकछड़ी। उसके मुंह लगने से क्या अच्छा है कि तुम उसे और उसकी बातों को इग्नोर किया करो। जितना ध्यान दोगी उतना तुम्हारे लिए परेशानी ही बढ़ेगी। वो ऐसी ही है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। दुनिया में शायद
ये एक ऐसी इंसान होगी जो सिवाय अपने कभी भी किसी की तारीफ कर ही नहीं सकती है। राजी की बात सुनकर सुजाता भी शांत हो जाती है। जब पूरा परिवार ही नेहा को कुछ कह नहीं सकता तो फिर भला सुजाता की क्या मजाल कि आखिरकार अपने बिना भिगाए हुआ चना ही उबाल दिए। छोले भटूरे बनाकर सबसे पहले नेहा को ही परोस दी। छोले भटूरे देखते ही नेहा खुश हो गई और कहने लगी, देखा बन गया ना। अरे दिमाग होना चाहिए होता है, पता नहीं कहाँ रख कर आई हो। दिमाग खाते खाते फिर से एक बार सुजाता को ताने दे गई नेहा की बात को इग्नोर करते हुए सुजाता अपने काम में लगी रही। सबको उसने बारी बारी से छोले भटूरे दिए। राजू ने जैसे ही पहला निवाला मुँह में डाला उसके मुंह से निकल गया हुआ तत्काल बनाई गई चीज़ की बात ही कुछ और होती है। मज़ा आ गया खाकर। राजू की बात सुन सुजाता मुस्कुरा उठी। तभी नेहा ने इत्तेफाक से कहा, क्या खाक मज़ा आ गया। इतना तीखा बैठ बैठ इंसान को बवासीर हो जाए। हाथ पर तो जैसे कंट्रोल ही नहीं है। इतना तीखा इंसान तो क्या राक्षस भी ना खाए। बीमारी का घर है। तुम्हें पता है माँ, मेरे लिए मेरे चाचा के लड़के से वे तो कहती है कि भाभी मैं जब भी आया करूँ खाना आप ही बनाया करो। उन्हें मेरे हाथ के अलावा किसी और के हाथ का खाना ही नहीं पसंद है। यहाँ तक कि पड़ोसी के एक ताऊ हैं, उनको तो एक दिन मैंने छोले बना कर दे दिए थे। भाई क्या बताऊँ, पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया ताऊ जी ने कि भैया छोले मैंने बहुत खाए, लेकिन नेहा बहू के नीचे नीचे मेरे खानों की तारीफ ससुराल में पूरे रिश्तेदार में होती है। यहाँ तक कि मेरी सास कहती है कि सच में नेहा बहू जब खाना बना देती है पेट भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। और यहाँ देखो, चाय में चीनी तेज हो जाती है और छोले में मिर्च तेज हो जाती है। सुजाता लगातार हैरानी से नेहा को ही देख रही थी। राजीव ने एक तारीफ के क्या बोल दी, यह तो शिकायतों पिटारा ही लेकर बैठ गई। तभी नेहा ने टोका, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो। भाभी जाओ कुछ मीठा भी लाओ। जबान जल गई मेरी। आंखों में आंसू लिए बेचारी सुजाता बर्फी ला के नेहा के आगे रख दी। अरे नेहा, इतना भी तीखा नहीं है जितना तेरे नखरे हैं। ऐसी चीज़ थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। हाँ हाँ भैया, तुम तो बोलोगे ही ना, तुम्हारी बीवी ने जो बनाया है तुम तो खा ही लोगे, लेकिन इससे ना उम्मीद करो कि हम ज़बरदस्ती खा लेंगे। जो सच्चाई हुए मुँह पर है, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। खाने का एक साथ पूरा परिवार बैठा था, लेकिन बस लगातार नेहा ही बोले जा रही थी। नेहा की माँ विमला जी कभी बेटी को देखती, कभी बहू को देखती। उन्होंने एक बार दो बार नेहा को टोका भी, खा ले नेहा, इतना भी तीखा नहीं है। लेकिन नेहा कहाँ किसी की सुनने वाली है। तो इस घर की दादी अम्मा जो थी शुरू से ही मन बड़ी सर चढ़ी घर में सबको पता था कि नेहा के मुंह लगने का मतलब है सर ओखला में देना। नेहा की हरकतों की उसकी माँ विमला जी अच्छे से जानती थी और राजीव भी अच्छे से जानता था। लेकिन सुजाता उसे आए हुए तो भी 1 साल ही हुआ और 1 साल में उसने अपने लिए नेहा के मुंह से कभी भी प्यार वाली बोली नहीं सुनी थी। जाने नेहा को सुजाता से क्या चिढ़ थी या सच में ही उसकी आदत ऐसी थी। मायके में शादी के बाद भी वह अपना ही चलाती थी, हर चीज़ में बिना पूछे ही राय देती रहती। शादी के बाद या शादी से पहले उसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया था। सुजाता भी यही सोचकर शांत रहती कि जब उसका पति राजीव और सास विमला जी ही बार बार कहते हैं कि नेहा बचपन से ही ऐसी है, उसकी बातों को इग्नोर किया करो, तो फिर फालतू में नेहा के मुंह क्यों लगे। लेकिन कभी कभी नेहा की बात इतनी तीखी हो जाती कि सुजाता अपने पति राजीव से ही लड़ जाती। अगले हफ्ते फ्राइडे को राजीव और सुजाता की शादी को पूरे 1 साल होने वाले थे। राजीव और सुजाता दोनों ने ही मूवी देखने का और बाहर डिनर करने का प्लान बनाया हुआ था। सुजाता विमला जी को भी साथ चलने के लिए बोली, लेकिन विमला जी ने अपनी
समझदारी दिखाते हुए कहा, बहू आज तुम दोनों की एनिवर्सरी है तो तुम दोनों बाहर जाओ। आज का दिन तुम दोनों का है, मैं बीच में कहाँ फालतू में आऊँगी। अगर मंदिर चलते तो चल ही पड़ती, मूवी देखने की उम्र मेरी नहीं है। तुम लोग जाओ घूमने, मेरे लिए बस खाना बनाकर चली जाओ या बाहर से ही ला देना। ठीक है माँ, हम जो खाना बाहर खाएंगे आपके लिए भी पैक करा देंगे, राजीव ने कहा। और जैसे ही सुजाता और राजीव दोनों घर से निकलने वाले थे कि तभी नेहा की। नेहा को देख सुजाता डर गई, उसका दिल बैठ गया। उसने मन ही मन सोचा, आज तो फ्राइडे है और दीदी आज ही चली आई, शनिवार तो कल है। फिर याद आया कि कल तो सेकंड सैटरडे है, मतलब बच्चों की छुट्टी है। उन्होंने नेहा आज ही चल आई। नेहा को देख राजीव सुजाता को देखने लगा और सुजाता लगातार नेहा को देख सोचे जा रही थी कि अब क्या होगा। तभी नेहा ने कहा, अरे वाह भाई, ये बन ठन कर सवारी कहाँ चल दी, ये यही तो नहीं चाहती थी सुजाता। तभी राजीव ने कहा, ना भूल गई कि आज हमारी एनिवर्सरी है, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं और माँ घर में अकेली रहेगी। वाह भैया, वे मतलब बीबी आ गई तो माँ का ख्याल ही नहीं है, खुद एनिवर्सरी मनाने निकल लोगे और बेचारी बूढ़ी माँ घर में अकेली पड़ी रहेगी। ऐसा नहीं है, यह मैंने बोला था माँ को चलने के लिए, माँ ने ही मना किया था। और अब वैसे भी तू भी आ गई है ना, अब तो तू तो रहेगी ना माँ के साथ। अच्छा जी, मतलब मैं भी आ गई हूँ तो माँ के लिए, उसके बावजूद भी आप लोग बाहर जाओगे क्या? भाभी सास नंद को घर में छोड़ बाहर पार्टी करोगी? खुशी का मौका होता है तो उसमें घर में मनाते हैं या बाहर जाते हैं। सबको घर में छोड़ दो और खुद बाहर गुलछल्ले उड़ाओ। माँ, तुम्हें पता है मेरे यहाँ मैं अपनी एनिवर्सरी पर बाहर तक नहीं निकल पाती हूँ। सबकी खुशी के लिए दिन भर किचन में ही लगी रह जाती है। सबकी फरमाइश के अलग अलग खाना बनाती हूँ, सबको खिलाना पड़ता है। अगल बगल में चाचा ताऊ सब में कम से कम 20-25 लोगों का खाना बनता है एनिवर्सरी की खुशी में, और अकेले ही मैं ही बनाती हूँ, सबको खिलाती। और यहाँ देखो भाई, मज़े हैं, एनिवर्सरी है, माँ को घर में छोड़ दिया, बहन आई है, उसकी भी कोई कदर नहीं है। हम तो निकल लिए एनिवर्सरी मनाने बस। आजकल के माँ बाप तो अपने बच्चों को यही संस्कार दे रहे हैं जो आपकी बहुरानी लेकर आई है। देखो इन्हें कुछ फ़र्क पड़ रहा है। मेरी बातों का जाने दे बेटा, तू आ गई है ना, तू बैठ मेरे पास, हम बात करेंगे। इन दोनों को जाने दे, आज इन दोनों का दिन है तो इन्हें अपने हिसाब से करने दे। तू चल आजा मेरे पास, विमला जी ने नेहा को अपने पास बुलाते हुए कहा, ताकि नेहा और बात को आगे न बढ़ा सके। लेकिन सर छड़ी नेहा को कहाँ किसी बात सुननी थी, वह तो जैसे सुजाता के पीछे ही पड़ गई थी। उसने तुरंत माँ से कहा, माँ मैं यहाँ क्या बैठने आई, इतनी दूर से आई हूँ तो मुझे चाय पानी नहीं चाहिए, कम से कम इतने संस्कार तो होने ही चाहिए ना। आपकी बहू मैं की नंद आई है, कम से कम उसे एक कप चाय पिला दें। देखो चुपचाप मत बनी खड़ी है, इसलिए कहती थी कि अच्छे घर में जांच पड़ताल करके लड़की लेकर आओ, लेकिन तुम तो पता नहीं कहाँ से ये उठा लाई, संस्कार विहीन। बस दीदी, बहुत बोल लिया आपने, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मुँह में ज़बान नहीं है, मैं भी अपने माँ बाप की लाडली हूँ, जैसे आप हो। मेरा शरीर भी हाड़ मांस का ही बना हुआ है, जैसे आपका बना है। मेरे अंदर भी लाल खून ही बहता है, जैसे आप में बहता है। जितनी मुँहफट आप है, उससे कहीं ज़्यादा मुँहफट मैं भी हूँ। बस एक बहू होने के नाते मैं शांत पड़ी हूँ, इस घर की इज्जत के लिए शांत हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई गाय हूँ, आप जो सुनाती चली जाओगी मैं सुनती चली जाऊँगी। और वैसे भी जब मेरी सास मुझे कुछ नहीं कहती तो मेरे पति मुझसे कुछ नहीं कहता, तो आप कौन होती हैं मुझे कुछ कहने वाली? बात बात पर मेरी माँ के पास
पहुंच जाती हैं। पैदा किया है आपने मेरी माँ को। मेरे संस्कार देखने से पहले अपने संस्कार देखिए हो। आपको शर्म आनी चाहिए। मेरी माँ आपकी माँ की उम्र की है और इतना ही आपके ससुराल में तमीज़ रहती है, उतना ही इज्जत वाली है। लोग इतनी ही आपकी तारीफ़ करते हैं तो हर हफ्ते आपको मायके कैसे आने देते हैं। इसमें उनकी बेइज्जती नहीं होती कि हर दूसरे दिन मायके जाकर बैठ जाती हैं। इसमें उनके घर की इज्जत नहीं जाती। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, लेकिन साल में एक बार 10 दिन के लिए जाती हूँ। मेरी भी भाभी है, फ़ोन करके पूछो कभी मैंने उससे कुछ बोला हो। बड़ी आई मुझे संस्कार सिखाने वाली। मुझे बोलने का हक मेरी सास को है, आपको नहीं। इतने दिनों में बस मैं माँ जी और अपने पति की वजह से चुप थी, लेकिन चुप रहने की एक सीमा होती है, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। आपने मुझे क्या समझ रखा है? कहीं कूड़े में से उठा कर लो। पूरे इज्जत मान सम्मान के साथ इस घर की बहू बनकर आई हूँ, आपकी नौकरानी नहीं हूँ। और क्या मैं आपकी चाय पानी पिलाऊं? अगर मैं चाय बना दूं तो आपको शुगर हो जाता है, खाना बनाऊंगी तो आपको मिर्च ज़्यादा है, आपको बवासीर हो जाएगा। मेरे हर खाने में तो आपको बीमारी ही होती है, तो फिर मैं क्यों बीमार करूं मैं आपको? अपना खुद हल्दी बनाओ और खुद ही खा लो। पहली बार सुजाता को ऐसे गुस्से में देख नेहा हैरान थी। वह तुरंत अपनी माँ से कहती है, देखा माँ, देखा कैसे बदतमीजी की तरह बात कर रही है। आप सबके सामने मेरे बारे में क्या क्या कहा सुन लो। अगर मैं पीठ पीछे कुछ कहती तो आपको लगता है कि मैं इसकी बुराई करती हूँ। देख लो, यह है इसकी असलियत और आप चुपचाप बैठी सब कुछ देख ही जा रही हैं। कुछ कहती क्यों नहीं हो आप? राजीव भी सुजाता को ही देखे जा रहा था। उसे यकीन भी नहीं था कि सुजाता नेहा को इतनी बुरी तरह से जवाब देगी। वह अपना सर पकड़ वहीं बैठ जाता है और धीरे से बड़बड़ाता है, लो भाई, हो गया बवाल। अब तो सुजाता गई, लेकिन तभी बिमला जी ने कहा, हाँ बेटा, देखा मैंने, तुम्हारा भी देखा और बहू का भी देखा। शुरुआत तो तुमने ही की थी ना माँ, ये तुम क्या कह रही हो? सब कुछ तुम्हारे ही सामने हुआ है। उसके बाद भी? हाँ बेटा, उसके बाद भी तुम्हें मैं 50 बार बोला था कि बेटा कम बोला करो, खास करके अपनी भाभी के बारे में। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम ससुराल में रहती हो, 1-2 दिन के लिए मायके आती हो, प्यार से रह लिया करो। लेकिन तुम्हारे अंदर थोड़ा भी बदलाव नहीं आया। जैसी तुम शादी से पहले थी वैसी ही शादी के बाद हो। अगर तुम्हारा भाभी के साथ ऐसा ही बर्ताव रहेगा तो मेरा क्या है? आज नहीं तो कल मेरा तो यहाँ से दाना पानी ख़त्म हो जाएगा। फिर तुम्हारा मायका भाभी से ही रहेगा। अगर तुम भाभी के साथ ऐसे ही पेश आती रहोगी तो फिर तुम्हारा मायका भी ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें कितनी बार समझाया है? नेहा हैरानी से अपनी माँ को देखे जा रही थी। नेहा के साथ साथ राजीव भी आगे फाड़ अपनी अम्मा को ही देखे जा रहा था, लेकिन सुजाता की आंखों में सास की बात सुन आंसू आ गए थे, रोने लगी थी। वही आज उसे अपनी सास में अपनी माँ नजर आ रही थी, लेकिन बहू बेटी में फर्क किए बगैर सही का साथ दिया है। आंसू तो नेहा की आंखों में भी थे, ये सोचकर कि माँ ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। सुजाता का मूड भी खराब हो गया था। अब वह बाहर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए पलट के जैसे ही अंदर जाने लगी तो बिमला जी ने उसे रोका। वो कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, अब मेरा मन नहीं कर रहा बाहर जाने का। इधर आओ। क्यों बाहर नहीं जाओगी? अगर तैयार होकर कहीं जाने के लिए निकले हैं तो निकाल लेते हैं, मन नहीं बदलते। और वैसे भी आज का दिन तुम दोनों का है, इसलिए यहाँ की चिंता छोड़ो, यहाँ मैं संभाल लूँगी। सब कुछ भूल कर तुम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाओ। मैं खाना लेकर मत आना, आज हम माँ बेटी दोनों मिलकर खाना बनाएंगे, तुम लोग जाओ। कहते हुए बिमला जी ने राजीव को इशारा किया और राजीव
सुजाता का हाथ पकड़कर बाहर निकल गए और इधर विमला जी नेहा को समझाने में लग गई। बेटा देख, बात को समझने की कोशिश करो। मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी भाभी के सामने तुमको कुछ नहीं कह सकती, लेकिन 1 मिनट के लिए तुम सोचो। अब वह ज़माना नहीं जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी और तुम इस घर में अपना हिसाब से चला रही थी। मैं भी शांत थी। बेटी है, जैसा कर रही है करने दो, लेकिन तुम समझने की कोशिश करो। भाभी है वो तुम्हारी, वही अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करती है, फिर भी तुम हर चीज़ में कमी निकालती रहती हो। अगर तुम ऐसे ही कमी निकालते रहेगी तो सोचो, बहू तो यही चाहेगी ना तुम कभी भी मायके न आओ। और जिस दिन बहू के मन में ये आ गया, फिर मेरे ऊपर क्या बीतेगी तुमने सोचा है? बेटा समय के हिसाब से बदलना सीखो। ठीक है, मानती हूँ कि अगर तुम बहू कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही है या बहू में कोई बुराई नज़र आ रही है तो तुम मुझे सीधे बोल दिया करो। ज़रूर नहीं है कि हर चीज़ को सुना कर कहो। बहू जैसी भी है, चाहे वे अच्छा खाना बना रही है या बुरा बना रही है, जैसा भी कर रही है करे तो वही ही रही है ना। मेरी बीमारी में, मेरे दुख तकलीफ में वही साथ देती है। दोनों टाइम का खाना, पूरे घर को संभालना, सब कुछ उसी की जिम्मे है ना। और रही बात, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी। राजू भी तुम्हारा भाई है, वो भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वह तुम्हारी भाभी है, वह तुम्हारा भला क्यों बर्दाश्त करेगी? मेरी बात तुम्हें बुरी जरूर लग रही है, लेकिन तुम एक बार सोचना। बड़े ही समझदारी से विमला जी ने नेहा को समझाया। आज सुजाता का रूप देखकर और माँ की बात सुनकर नेहा सच में अपने आप को बहुत ही बेइज्जत महसूस कर रही थी। खाना बनाकर खाकर अपनी माँ को खिलाकर वापस ससुराल चली गई। जब सुजाता और राजीव लौट कर आए, नेहा को नहीं देखा। उन्होंने विमला जी से पूछा, तुम? विमला जी ने कहा, बेटा अभी नेहा को छेड़ना सही नहीं होगा। अभी कुछ समय के लिए उसे अकेला ही छोड़ दो। कुछ दिनों बाद सब कुछ अपने आप ही सही हो जाएगा। करीब 2 महीने तक नेहा मायके नहीं आई और राजीव और माँ के बार बार बुलाने पर जब वे आई तो सुजाता ने उसकी पहले की तरह खातिरदारी करी। लेकिन इस बार बदलाव ये था कि नेहा किसी चीज़ में कमी नहीं निकालती थी, नहीं बात बात पर सुजाता की माँ पर जाती थी। अब नेहा जब भी आती बड़े ही शांति से 1 ही दिन में 2 दिन जब तक मन चाह रहेगा चली जाती थी। ना घर में कोई कलेश होता था, ना ही सुजाता के मन में नेहा के आने का डर रहता था। दोस्तों, सच्चाई भी यही है कि शादी के बाद लड़कियों को मायके में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। इससे उनके ही रिश्ते पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये मात्र एक कहानी काल्पनिक है, इस वास्तविकता से न जोड़िए। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।